नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 12 साल बेमिसाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले सिर्फ 12 साल हुए हैं। कहने को 12 साल एक समय सीमा है, लेकिन इस वक्त के साथ रिश्ता ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना है। इस दौर में जो बदलाव हुए, उन्होंने जहां भविष्य की मजबूत नींव रखी, वहीं मौजूदा दौर को बदल कर रख दिया। मोदी विजन, मोदी रणनीति, मोदी की देश को लेकर सोच आज की नहीं है, बल्कि भविष्य का सपना है। मजबूत भारत का निर्माण है, और यही वजह है जिन्होंने पीएम मोदी के साथ वक्त बिताया, वो मोदी के मुरीद हो गए। आज ऐसे ही कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने न सिर्फ मोदी के साथ वक्त बिताया, बल्कि कैसे मोदी ने सपनों को वक्त की हकीकत में तब्दील किया। आइए आपको सुनाते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मोदी के स्पेशल एडिशन में ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानी दिग्गजों की जुबानी। जब यूक्रेन में लड़ाई हो गया, रूस और यूक्रेन के बीच का जो लड़ाई शुरू होने के बाद सबसे पहला हमारे लिए क्या है, हमारे भारत के बच्चों का क्या होगा। लगभग 23,000 भारतीय बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा। तो ये मीडिया में भी चल रहे थे। रात को 12 बजे के लगभग प्रधानमंत्री जी का फोन आया मेरे पास में, और मुझे कहा, किरण जी आपको विदेश जाना होगा। तो फटके मैंने कहा कि सर आप कहाँ भेज रहे हैं। यूक्रेन से बच्चों को निकालने का जो हमारा प्रयास है, उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाना है। यूक्रेन के ऊपर में कोई फ्लाइट नहीं जा सकते, तो सर आप बच्चों को नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ ले जा रहे थे। तो तुरंत आप और आपके साथ में 3 मंत्री और मैं भेज रहा हूँ, 4 मंत्री को विदेश जाना होगा। तो सुबह हम तैयार करके प्रधानमंत्री जी के वहाँ पहुँचे। उन्होंने मीटिंग बुलाया और पूरा आउटलाइन किया कि कौन सा मंत्री कहाँ जाना है और आपका प्राथमिकता क्या है। तो हम लोग पूरा तैयारी की, और एक ही दिन में सब तैयारी करके वीज़ा सारा, वहाँ का जो लिंक अप अरेंजमेंट, वहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, और हमारा पहुँचने से पहले जो देशों के कुछ हमारा ऑफिसर्स हैं, उनको टीम को, जैसे कि मैं स्लोवाकिया गया तो वहाँ ब्रातिस्लावा और कोशिचे में टीम बुला के रखा। कई एनजीओ से सबको संपर्क कर चुके, यानी कि मंत्री को तो भेजे, साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये भी सुनिश्चित किया कि बाकी टीम भी रेडी हो जाए। इसलिए हजारों के संख्या में जो बच्चों को हमने वहाँ से लाए, ये उस देश में जो वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के मंत्री हैं, वो खुद बताते थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ भारत देश ने किया है। और वहाँ के प्रधानमंत्री से जब मैं मिले तो हमारे मोदी जी का फोन जा चुके थे, उसके बात कर चुके थे। तो एक मंत्री को काम के लिए भेजा, एक ऑपरेशन के लिए भेजा, और उनको किस तरीके से वहाँ अपना जो समय है वो यूजफुल रहे, उसके लिए भी सुनिश्चित करना। इतना माइन्यूट डिटेल में कोई और नेता सोच भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है, और वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। भारत की वर्तमान प्रगति और भारत के प्रति दुनिया का परसेप्शन आज जो बदला है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी इसलिए सफल हुए, अब तक के सफलतम प्रधानमंत्रियों में मोदी जी की गिनती और मोदी जी के प्रति आदर का भाव
न केवल भारत में बल्कि दुनिया में है। क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी ही परिवार है। नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी है। सबसे पहले मेरी मुलाकात जब मैं स्कूल बोर्ड में था, वाइस चेयरमैन तब नरेंद्र भाई से मुलाकात हुई जब वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। मैंने बताया कि स्कूल बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत ही सामान्य और गरीब घर से आते हैं, तो उसके साथ हम कोई मिडिल वर्ग के बच्चे को साथ में बिठा के पढ़ाए तो उसका थोड़ा कंपटीशन रहेगा, अच्छा माहौल बनेगा तो अच्छा सीखेगा बच्चा। तब मेरे को जवाब मिला साहब की तरफ से, वो उस टाइम मेरे को पता नहीं चला लेकिन आज पता चलता है। क्यों, मैं बताता हूँ सारा अनुसंधान। स्कूल बोर्ड में जब था मैं, तब मैंने बात बताई कि भी ये बच्चे गरीब है और सामान्य परिवार से है तो उसके साथ मिडिल क्लास के बच्चे पढ़े तो अच्छा रहेगा। तब साहब ने मेरे को बताया कि तेरे को जो भी करना है यही बच्चे को सुधार के बता। तो उस टाइम तो मेरे को पता नहीं चला ज़्यादातर कि भी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन जब साहब प्राइम मिनिस्टर बने तब जाके ये अनुसंधान मेरे को पता चला कि भाई हम सब ने जो भी देश के लिए काम करते करते कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बोला होगा कि ये देश में कोई सुधार नहीं होगा, ये देश का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ न कुछ बोलने में आ ही जाता था। आज देख लीजिए आप, यही देश, यही भारत देश अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। अब आपको पता चलता वो टाइम का अनुसंधान आज मेरे को पता चला कि साहब ने जो है उसको सुधार, उसको ऐसे ही मत छोड़ दो। वो कहने का तात्पर्य आज भली भांति उसके मार्गदर्शन में आज भारत में हो रहा है। सारा भारत उसका एक भी शब्द का सीधा आगे लेके अनुसंधान लेके आगे बढ़ना चाहता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बनारस गया था और उस बनारस की बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो क्रूज में बैठक थी, उसको किनारे आने में 15 मिनट लग रहे थे। तो प्रधानमंत्री भी सबसे आगे खड़े हुए थे, वहीं पीछे हम लोग भी खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है। तो मैं उनसे एक बार मेरा मन में हुआ कि मैं पूछूं उनसे कि सर आपका कौन सा कार्यक्रम बचा है। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी, लोग जाम में फंसते थे। तो मैंने तय किया है
इनमें सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ, प्रोजेक्टों को देखने जाता हूँ। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है, उनकी समीक्षा की है और 3 बजे तक 4 बजे तक उन्होंने वो आए होंगे अपने कमरे पर। फिर से 9 बजे से फिर से हमारी बैठक थी और प्रधानमंत्री जी फिर से ठीक 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर थे। मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता को हमेशा वो प्यार, आदर, सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान हमेशा रखा, बट हाँ, एक परिवार के सदस्य की तरह जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी के साथ एक नया और खूबसूरत रिश्ता और एक गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करता है और डायरेक्टली वो आपको फ़ोन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बोलते हैं फ़ोन लगाने के लिए। सुबह 8:30 बजे, मतलब बिना समय आगे पीछे हुए, रोज़ सुबह 8:30 बजे उनका डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता था। ना सिर्फ मेरे पिता का हालचाल वो जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो फीडबैक लेकर वो मुझे बताते थे। सेकंड ओपिनियंस लेकर, चेन्नई के डॉक्टर से बात करनी हो, एम्स के डॉक्टर से बात करनी हो, एक परिवार का कोई बड़ा सदस्य अपने परिवार के लोगों की जैसे देखभाल करता है, प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही मेरे परिवार के साथ उस दौरान किया। सुबह फ़ोन करना, रात में सोने से पहले फ़ोन करना, दिन में 2-2 बार, एंड फॉर अ मंथ इट यूज्ड टू हैपन, बिकॉज मेरे पिता लगभग 6 हफ्ते से ज़्यादा अस्पतालों में थे। बोलते बोलते उनकी बातों में, उनके शब्दों में जो अपनापन दिखा, जिस तरीके से उन्होंने एक बेटे के तौर पर, और इस बात का उन्होंने जिक्र किया, मुझे तू तुम करके वो बोलने लगे। और बोलते बोलते फिर उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं तू तुम करके चिराग को मैं संबोधित कर रहा हूँ, बट मेरे लिए बेटे जैसा है, इसीलिए मैं इनके बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ। साधारण तौर पर किसी भी देश का प्रधानमंत्री के ऊपर कितना बोझ, कितनी जिम्मेदारी, कितनी प्रेशर्स दिन प्रतिदिन रहती है। और मैंने सोचा था कि हमारी बैठक करीब 5-6 मिनट 10 मिनट की होगी और ज़्यादा करके औपचारिक होगी, पर जो हुआ वो बिल्कुल उसके विपरीत था। बहुत सारे मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई। मेरे जीवन काल से शुरुआत करते हुए मेरे अनुभवों पर, और उसके बाद विभाग पर, किस तरह मेरा जनसेवा का जो 20 वर्ष निकला है, क्या क्या सुखद अनुभव हैं, कहाँ कहाँ में उसको अप्लाई करने हैं। कई मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और फिर विभाग पर भी विस्तृत चर्चा हुई। साधारण तौर पर जब अपने प्रधानमंत्री से आप मिल रहे हो या अपने बॉस से आप मिल रहे हो तो आदेश दिए जाते हैं, लेकिन इस चर्चा में मुझसे सुझाव भी मांगे गए और ये मैं एक बहुत एक आश्चर्यचकित रह गया और बहुत सुखद अनुभव रहा था। और बड़ी लंबी विस्तृत चर्चा हुई। विभाग पे भी मैंने अपने सुझाव दिए, क्या कार्य प्रणाली हमारी होनी चाहिए, कैसे हमें कार्य करना चाहिए, उनके सुझाव उन्होंने मुझे दिए। और एक बैठक जो मैंने सोचा था कि 5-10 मिनट में निपट जाएगी और आप अपने काम पे लगें, वो बैठक 1 घंटे की बैठक हुई। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, तो बारंबार कोई, शायद मैंने सोचा आएगा पर्ची लेके, बारंबार फ़ोन की घंटी आएगी। उस 1 घंटे में ना एक बार फ़ोन बजा और ना एक बार कोई व्यक्ति आया किसी और का पर्ची लेते हुए। तो ये एक उदाहरण है नेतृत्व का कि किस तरीके से जब आप उनके साथ बैठे हैं तो उनका पूर्ण समय, उनका ध्यान, उनका लक्ष्य आप ही हो। एक बार जब मैं उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी माताजी कैसी हैं।
तब मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बोला नहीं, उनका शुगर कैसा है? तो क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो उनको कैसे याद रहा? मुझे लगा अरे भाई इतने लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको याद रहा कि मेरी माताजी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती, तो फिर भी उनको याद रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये एक गुण है जो हर किसी में नहीं होता। तो मेमोरी तो उनकी बिल्कुल ही ऐसी एलिफेंटाइन मेमोरी गई। एक दो बार मैं अपनी माताजी के साथ मिलने गई हूँ मोदी जी को, और उन्होंने गुजराती में ही बात की है। वैसे मुझे गुजराती आती है, लेकिन फिर भी मुझे एक लगता है ना, आत्मीयता का लगता है, एक बिल्कुल वो एक अलग उनकी बातचीत से लगता है कि नहीं देखो ये तो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि वो इसमें मतलब हमेशा ही ऐसा रहा है। मेरे चुनाव के समय भी मोदी जी सवाई माधोपुर पधारे थे सभा में, वो वहाँ पर तब उस समय भी मेरी माताजी से गुजराती में उन्होंने बातचीत की, तो बहुत अच्छा लगा। एक अपनापन लगता है जब ऐसे कुछ होता है, तो बिल्कुल लगता ही है।